नमस्कार, आप सभी का स्वागत। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। रक्षा लेखा विभाग, जिसकी स्थापना को 278 वर्ष पूरे हो चुके हैं, आज सिर्फ वेतन और लेखा का विभाग नहीं रह गया है। ये अब भारत के रक्षा क्षेत्र में रणनीतिक वित्तीय सलाह, डिजिटल नवाचार और पारदर्शिता का प्रमुख स्तंभ बन चुका है। चाहे वह स्पर्श के माध्यम से पेंशन का डिजिटलीकरण हो, या सीडीएमएस द्वारा डेटा आधारित निर्णय, या संपूर्ण जैसी एआई सक्षम प्रणाली। डीएडी यानी जब हम बात करते हैं खासतौर से कैसे लगातार ये आगे बढ़ रहा है, हर स्तर पर आधुनिकता और जवाबदेही की दिशा में अग्रसर है। आज हम देख रहे हैं कि डीएडी केवल वित्तीय नियंत्रण करता नहीं, बल्कि एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बन चुका है। कैसे इसका ये निर्माण हुआ है, जो रक्षा, अर्थशास्त्र, क्षमता निर्माण और राष्ट्रीय सुरक्षा के आर्थिक पहलुओं को मजबूती से समर्थन दे रहा है। हाल ही में कंट्रोलर्स कॉन्फ्रेंस 2025 का भी आयोजन हुआ, जिसमें सशक्त भारत की रक्षा वित्तीय प्रणाली को मजबूती देने पर विचार विमर्श किया गया। और क्या कुछ खास रहा इस दौरान, वो भी हम आपको बताएंगे, और कैसे विभाग विकसित भारत के लक्ष्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रक्षा लेखा महानियंत्रक डॉक्टर मयंक शर्मा जी। डॉक्टर मयंक शर्मा, बहुत बहुत स्वागत आपका डीडी न्यूज़ पर। नमस्कार। सबसे पहले अगर जब हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से कंट्रोलर्स कॉन्फ्रेंस 2025 की अगर बात की जाए, क्योंकि इसकी थीम हमने देखी थी वित्तीय परामर्श, भुगतान, लेखा परीक्षा और लेखांकन का रक्षावित्त और अर्थशास्त्र के माध्यम से रूपांतरण, यानी एक ट्रांसफॉर्मेशन। कितना ऐतिहासिक ये रहा है इस बार का जो हमारा कॉन्फ्रेंस है, और कैसे इसके जरिए जो हमारा डिपार्टमेंट है उसमें सकारात्मक बदलाव आए हैं। देखिए, रक्षा लेखा विभाग में इस बार जो हमने कंट्रोलर्स कॉन्फ्रेंस की है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है। हम लोगों का 278 वर्ष का बहुत लंबा इतिहास है, और उस इतिहास में इस विभाग में अनेक तरह के कार्य किए गए हैं। लेकिन इस वर्ष हम लोगों ने जो विभाग की कार्यप्रणाली है और हमारा जो मिशन है, वो पूरी तरह बदल दिया है जी। पहले हम लोग रक्षा वित्तीय प्रबंधन, अकाउंट्स, ऑडिटिंग और पेमेंट करते थे। हमारे कोर फंक्शंस वही हैं। हमारे 4 हैं कोर फंक्शंस: फाइनेंशियल एडवाइस, अकाउंटिंग, बजटिंग, पेमेंट। लेकिन इस बार हमारे विभाग की जो नई रूप निकल कर आया है, उसमें अब हमारा उद्देश्य रहेगा रक्षा वित्त एवं अर्थ। पिछले वर्ष 1 अक्टूबर को हमारा फाउंडेशन डे था, जिसमें रक्षा मंत्री जी ने हमें ये दिशा निर्देश दिया था कि अब आपको अपने विभाग को एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाना है रक्षा, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स के रूप में। तो उसके लिए आपको एक रोड मैप तैयार करना पड़ेगा। उस दिशा निर्देश के तहत हमने पूरे विभाग के हमारे जो 4 कोर फंक्शंस हैं, उन्हें पूरी तरह बदलाव कर दिया है। कंप्लीट एक नया विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर दिया है। यानी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। और उस ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ 2 बहुत महत्वपूर्ण बातें हुई हैं। एक तो विजन डॉक्यूमेंट तैयार करना। तो जब आप विजन डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, तो जो आपके कोर फंक्शन है उनको अपने फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स से रिलेट किया है। जब इतना बड़ा परिवर्तन किसी विभाग में होता है, तो परिवर्तन आसान नहीं होता। उसके लिए उसकी कल्चर में परिवर्तन आना बहुत ज़रूरी है। तो इन सब के ऊपर हमने रखा है कल्चर को हम कैसे चेंज करेंगे। उसके लिए हमने एक चेंज मैनेजमेंट का बहुत बड़ा कार्यक्रम बनाया है। और इस सारे कार्यक्रम को करने के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम एंड ट्रेनिंग, तो ये 5-6 एक्टिविटी एक साथ करके हम लोगों ने एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया, जिसे माननीय रक्षा मंत्री जी ने 7 जुलाई को पहले दिन उद्घाटन के समय कंट्रोलर्स कॉन्फ्रेंस के रिलीज किया। उसके साथ साथ 2 चीजें और हुई हैं। केवल पूरे विभाग को आप रीस्ट्रक्चर, रीअलाइन, रीओरिएंट करते हैं, उसके साथ साथ हमारा मिशन स्टेटमेंट भी अब नया आया है। उस मिशन स्टेटमेंट में 3 बहुत महत्वपूर्ण बातें की गई हैं। पहला ये है ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सीलेंस। नाउ एक्सीलेंस की हम सब बात करते हैं। जब हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सीलेंस, इसका अर्थ ये होता है कि हम बदलते समय की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेंगे और उसमें भी एक्सीलेंस लाएंगे। दूसरा उसमें महत्वपूर्ण बात मिशन स्टेटमेंट में है कि हमारी जो भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्टिविटीज होंगी, वो आउटकम ओरिएंटेड होंगी और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज होगा। तीसरा जो महत्वपूर्ण बात है, जो इसको पूरा डायनेमिक और लिविंग ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट करेगा, वो ये है कि हमारे जो उद्देश्य हैं वो सीधा अलाइन होंगे डिफेंस रिलेटेड नेशनल सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स के साथ। पूरा एनवायरनमेंट आजकल बहुत चेंज हो रहा है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चेंज हो रही है। जो रिक्वायरमेंट होती है डिफेंस की, वो समय समय पर बदलती हैं। पर विभाग अगर स्टैटिक रहे तो वो उनके बीच में एक अलाइनमेंट नहीं होता है। तो इसमें हमने मिशन स्टेटमेंट ऐसा लाया है कि अब हम स्टैटिक ना होके डायनेमिक और लिविंग ऑर्गेनाइजेशन बनेंगे। और उसको पूरा करने के लिए एक मोटो दिया है। मोटो में है अलर्ट, एजाइल एंड एडेप्टिव।
आप अलर्ट रहेंगे कि पूरे एनवायरनमेंट में क्या चेंजेस हो रहे हैं, उसको स्कैन करेंगे, उसके हिसाब से जितनी अलर्टनेस है आपको एजाइल होना पड़ेगा, कितने प्रिसीशन के साथ, कितनी एक्यूरेसी के साथ, कितने प्रॉम्प्टिट्यूड के साथ आप उसी वजह से आपने जो शब्द का इस्तेमाल किया लिविंग ऑर्गेनाइजेशन, उसी वजह से। और एक शब्द और ऐड हमने किया है, जब हम अपनी बात करते हैं अलर्ट, एजाइल, अडेप्ट, तो अडेप्ट करने में नॉर्मली फाइनेंस में थ्री ईज की बात होती है, एफिशिएंसी, इकोनॉमी एंड इफेक्टिवनेस। हमने एक चौथा ई जोड़ा है, एंटरप्राइज, विच मीन्स आपको इनोवेटिव होना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव्स को मीट करना। और उसकी भी झलक, इनोवेशन की भी जो झलक है इस बार कॉन्फ्रेंस में हमें नजर आई है। लेकिन इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं, क्योंकि जो डिपार्टमेंट है एक तरीके से हमारे रक्षा मंत्रालय की वित्तीय रीढ़, इसको हम मान सकते हैं, लेकिन इसमें ट्रांसफॉर्मेशन आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना चुनौतीपूर्ण रहता है, लेकिन वो अब होता हुआ नजर आ रहा है। और उससे पहले अगर देखा जाए यहाँ खासतौर से जी, क्योंकि रक्षा लेखा विभाग जो है हमारी रक्षा व्यवस्था की वित्तीय संरचना में एक महत्वपूर्ण भूमिका तो निभाता ही है, लेकिन कैसे जो विभाग है विकसित हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन तो आज के समय में हम देख रहे हैं, लेकिन जो तमाम हम कह सकते हैं जो रक्षाकर्मी है, खरीद, पेंशन, रणनीतिक तत्परता को समर्थन देने वाली जो अलग अलग एक सिस्टम रहा है, फाइनेंशियल सिस्टम रहा है, किस तरह का योगदान उसमें डिपार्टमेंट का रहता है? क्योंकि आज के समय में हर कोई शायद बदलाव तो देख रहा है, लेकिन जब शुरुआत हुई थी तब से लेकर अब तक किस तरीके से डिपार्टमेंट ने काम किया है? देखिए, मैं इस बात पे बहुत गर्व महसूस करता हूँ कि एक ऐसे विभाग को मैं बिलोंग करता हूँ जिसका 278 वर्ष का इतिहास है, और यदि 278 वर्ष तक हम इतना आगे बढ़े हैं तो उसमें मेरे से पहले हमारे जो प्रेडिसेसर रहे हैं, बड़े विजनरी लीडर्स रहे हैं इस डिपार्टमेंट में, जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन देके इसको यहाँ तक पहुँचाया है। पहले हम लोग सिर्फ मिलिट्री पे मास्टर्स होते थे, फिर धीरे धीरे हमारा काम हुआ कंट्रोलर का, कंट्रोलर के बाद हम बने, जब स्वतंत्रता मिली तो हम बने डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट। 4 मुख्य हमारे रोल रहे उसमें, और धीरे धीरे 80s में उसके बाद हमारे यहाँ फाइनेंशियल एडवाइस सिस्टम आया। तो फाइनेंशियल एडवाइस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें रक्षा लेखा विभाग के जो अधिकारी हैं वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में एंड टू एंड पूरी तरह इंटीग्रेट होते हैं। आप जब फाइनेंशियल एडवाइस सिस्टम में होते हैं तो जब आप कोई भी डिसीजन लेना शुरू करते हैं, कोई प्रोक्योरमेंट आपको करना है, मेजर प्रोक्योरमेंट करना है, वहाँ से अधिकारी जुड़ जाते हैं, और जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो जाता और बिल जनरेट नहीं होता वो जुड़े रहते हैं। उसके बाद जब पेमेंट आता है तो हमारे यहाँ कंट्रोलर्स ऑफ डिफेंस अकाउंट्स होते हैं, वो पूरा पेमेंट प्रोसेसिंग, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, वो सारा कार्य करते हैं। तो आप देखिए एक सीमलेस इंटीग्रेशन हो गया डिपार्टमेंट का, फाइनेंशियल एडवाइस, पेमेंट, कंट्रोलर। तो इस सबको मिला के एक अपने आप में मुझे लगता है भारत सरकार का एक यूनिक डिपार्टमेंट होगा, अद्वितीय होगा, जो ये 4 फंक्शंस एक साथ बहुत ही एक्सीलेंस के साथ करता है। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं सरकार का भी फोकस ये है कि कितनी तत्परता के साथ और कितनी जल्द हम जो हमारा एग्जीक्यूशन है यानी क्रियान्वयन जो है उसको पूरा कर सकते हैं। लेकिन क्या ये जो डिपार्टमेंट है हमारे सरकार के और भी जो विभाग हैं उनके लिए हम कह सकते हैं मिसाल अब पेश करने जा रहा है? देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ जो इस वर्ष एक बहुत बड़ी पहल हम लोगों ने की है डिफेंस, फाइनेंस एंड इकोनॉमी के क्षेत्र में, उसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं। पहले जो डिफेंस एक्सपेंडिचर होता था, हम डिफेंस बजट की तरफ देखते हैं, डिफेंस बजट हमारा है 6.8 लाख करोड़ जी। अब इसमें आप काउंट करिए कितनी जीरोज आती हैं। इतना बड़ा बजट बहुत सारे स्टेट्स की या कुछ छोटे कंट्रीज की जीडीपी से भी शायद ज़्यादा होता होगा जी। इस बजट का पूरा प्रबंधन करना, बजटिंग, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, पेमेंट, मैनेजमेंट, एक बहुत बड़ा टास्क होता है। तो इसका जब हम करते थे तो पहले किसी ज़माने में डिफेंस एक्सपेंडिचर को नॉन प्लान माना जाता था और एक्सपेंडिचर के रूप में देखा जाता था, लेकिन अब हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि डिफेंस एक्सपेंडिचर मात्र एक्सपेंडिचर नहीं है, ये भारत की इकोनॉमी में और जीडीपी में भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देता है। आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जो अभी अगेन रक्षा मंत्री जी ने हमको 2 वर्ष पहले कहा था कि आपको मार्केट एनालिसिस करके एक मार्केट इंटेलिजेंस रिपोर्ट तैयार करनी है जी। तो पहली मार्केट इंटेलिजेंस रिपोर्ट 2023 में रक्षा मंत्री जी ने रिलीज की थी, दूसरी मार्केट 2024 में रिलीज की थी, दूसरी मार्केट इंटेलिजेंस रिपोर्ट 7 जुलाई को रिलीज की है। उसमें क्या निकल कर आया है? उसमें हमने ये बताया है कि जो 6.8 लाख करोड़ का खर्चा होता है वो सिर्फ खर्चा नहीं है, उसका एक मैसिव कंट्रीब्यूशन होता है देश की इकोनॉमी में इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इन टर्म्स ऑफ सपोर्ट टू एमएसएमईज, स्टार्टअप्स, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, इंडस्ट्री, इन टर्म्स ऑफ कंट्रीब्यूशन टू द जीडीपी ऑफ द स्टेट्स एंड द कंट्री। तो ये एक नया आयाम निकल कर सामने आया है जिससे एक पॉजिटिव आउटलुक आएगी कि ये मात्र खर्चा नहीं है, ये कंट्रीब्यूशन भी है राष्ट्र की इकोनॉमी में। यहाँ मेरे एक सवाल ये आता है कि जो मार्केट इंटेलिजेंस रिपोर्ट 2025 की अगर हम बात करें तो कैसे इसको यहाँ जो हम डिसीजन लेंगे, किस तरीके की स्ट्रेटेजी उसमें उसका हम कह सकते हैं कि इम्प्लीमेंट किया जाएगा और उसका असर जो है वो किस तरह का हमें नज़र आ सकता है? देखिए, किसी भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को बहुत स्ट्रांग बनाने के लिए अत्यंत आवश्यक है कि जो आपके पास ह्यूज डेटा है, 6.8 लाख करोड़ का जो डेटा है,
उसको प्रॉपरली एनालाइज करें और उसको डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग जैसी व्यवस्था का प्रयोग करके आप इस तरह की रिपोर्ट्स पैदा करें जो डिसीजन लेने में मदद करें। तो मार्केट इंटेलिजेंस रिपोर्ट में हमने जो शुरुआत की है उसमें बहुत अच्छी चीज़ें निकल कर आई हैं। जैसे एक छोटा एग्जांपल मैं फिर देता हूँ। आप अगर पूरा भारत का रक्षा लेखा बजट देखें 6.8 लाख करोड़, उसमें लगभग 3 लाख करोड़ से थोड़ा सा ज़्यादा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जी। लेकिन 1.8 लाख करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर है। हमने एक छोटी सी कैलकुलेशन की, इस 1.8 लाख करोड़ का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है इसमें लगभग 1.48 लाख करोड़ अमाउंट जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाता है, प्रोक्योरमेंट में जाता है। तो हमने एक स्टडी थी, उस स्टडी का एक हमने इनपुट लिया और उस इनपुट के बेस पे छोटा सा मॉडल तैयार किया। हमने खुद वो रिसर्च नहीं की, रिसर्च कहीं और से ली गई है, लेकिन हमने एक इंडिकेशन ये दिया कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का किसी भी देश की अर्थव्यवस्था पे क्या फर्क पड़ता है। उस स्टडी में था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है, मल्टीप्लायर इफेक्ट का मतलब यदि 1 रुपया आप खर्च करते हैं तो इकोनॉमी में कितना रुपया जाता है जी। उन्होंने निकाला लगभग 2.4। उसको इंडिकेशन यदि आप मानकर चले तो आप सोचिए 1.8 लाख करोड़ का जब कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा तो भारत की अर्थव्यवस्था पर यदि आप 2.4 ना भी माने, दुगना भी मान लें, सोचिए क्या इकोनॉमिक इंपैक्ट होगा। इसको इस तरह से देखें, यदि 1.8 लाख करोड़ को आप कहीं इन्वेस्ट करते हैं और आपको ये पता लगता है कि 1 साल के अंदर आपकी अर्थव्यवस्था में या आपका जो रिटर्न है वो उसका दुगना होने जा रहा है, तो वो एक कितना बड़ा स्टेटमेंट है अपने आप में। अगेन मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो स्टडी है ये इंडिकेटिव है जी। ये हमने रिसर्च नहीं किया, सांकेतिक, बट ये इंडिकेट तो करता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को आप अब एक्सपेंडिचर ना मान के इन्वेस्टमेंट के रूप में देख सकते हैं। यानी एक सही दिशा, एक मजबूत दिशा तो एक नई भाषा को हम जन्म देने की कोशिश कर रहे हैं, एक नई तरह की स्टडी को जन्म देने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसका एक कंप्लीट एनालिसिस फाइनेंशियल एज वेल एज इकोनॉमिक करके हम सरकार को बता सकें। जी बिल्कुल। और इसके साथ साथ हम जब बात करते हैं खासतौर से संशोधित रक्षा लेखा संहिता विभाग के भीतर वित्तीय प्रक्रियाओं के जो आधुनिकीकरण की हम बात कर रहे हैं, कैसे और ज़्यादा हम इसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, और ऐसे में इसको एक बड़ा कदम माना जा रहा है ना सिर्फ डिपार्टमेंट के लिए, बल्कि जैसा आपने कहा कि जब हम सिर्फ आज की बात नहीं कर सकते, भविष्य की जब हम योजना बना रहे हैं तो देश के लिए कितना लाभकारी होगा, और ना जाने दूसरे ही कितने देश हैं ऐसे जिनको हम कह सकते हैं कि आज के समय में रक्षा निर्यात जिस तरीके से बढ़ रहा है तो उनके लिए भी एक समाधान के तौर पर बनकर उभर रहे हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मैंने स्टडी किया है, डिफेंस एक्सपेंडिचर का इकोनॉमिक इम्पैक्ट एनालिसिस स्टडीज़ की जाती है, लेकिन मुझे ये आइडिया नहीं है कि इतने लार्ज स्केल पे विभागीय स्तर पर एक स्ट्रक्चर्ड और इंस्टीट्यूशनल तरीके से हम इसको स्टडी को अपने कार्य का एक हिस्सा बनाने जा रहे हैं। तो अब मुझे लगता है कि यदि हम ऐसा कर पाए, अब मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ, संभवतः हम शायद गिने चुने राष्ट्रों में एक ऐसा राष्ट्र होंगे जो इस तरह का कदम उठाकर एक नई प्रणाली को जन्म देंगे, एक नई व्यवस्था को जन्म देने की कोशिश करेंगे। और यदि इस पहल के तहत हम कुछ ऐसा कंट्रीब्यूशन दे पाते हैं, इस तरह की हायर लेवल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्रिएट कर पाते हैं जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को बहुत इफेक्टिव बना दे, सरल नहीं मैं बोल रहा हूँ, इफेक्टिव बना दे, उसका जो असर जमीन पे दिखाई देना शुरू हो, मुझे लगता है वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। जी बिल्कुल। और खासतौर से रक्षा मंत्री ने भी जो एक विज़न दिया है कि ना सिर्फ जब रक्षा वित्त की हम बात कर रहे हैं, बल्कि इसके साथ साथ जब इकोनॉमिक्स की बात की जाती है, अर्थशास्त्र की जब हम बात करते हैं, तो कैसे देश की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण योगदान जो है वो उसका हमें नज़र आएगा। जो विज़न दिया गया है उस दिशा में जब हम आगे बढ़ते हैं वहाँ पर किस तरीके से काम हो रहा है, क्योंकि अब से पहले तो हम देखते थे कोई विज़न आया तो पहले कई साल इसमें बीत जाते थे कि किस तरीके से इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि बहुत तेज़ गति के साथ जो काम है वो हो रहा है। देखिए, हमारे विभाग का ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम 1 अक्टूबर को जब अपना फाउंडेशन डे बनाते हैं तो माननीय रक्षा मंत्री जी द्वारा हमें दिशा निर्देश दिए जाते हैं और अगले स्थापना दिवस से पहले हमें उस को कार्यान्वयन करना होता है। तो पिछले वर्ष जब ये दिशा निर्देश दिए गए थे तो ये हमारे कर्तव्य था और कि हमको ये विजन डॉक्यूमेंट बनाना ही बनाना है। लेकिन हमने क्या किया, विजन डॉक्यूमेंट में एक तो पूरे विभाग को सम्मिलित कर दिया, सभी लोगों को इसमें इन्वॉल्व करके इस विजन डॉक्यूमेंट को बनाया जी। साथ साथ हमने अपना मिशन स्टेटमेंट एंड मोटो बनाया और कंट्रोलर कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमने ये सुनिश्चित किया कि ये मात्र विजन डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा, इसका इम्प्लीमेंटेशन भी हमें स्टार्ट करना है और इसके लिए अगले 15 दिन से 1 महीने के अंदर हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी बनाकर उसको आगे कार्यान्वयन करना आरंभ कर देंगे जी।
अब ये जो विभाग है, ना सिर्फ आधुनिकीकरण की जब हम बात कर रहे हैं, बल्कि एआई सिस्टम जो है उसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। एआई सिस्टम संपूर्ण की अगर खासतौर से बात की जाए मयंक जी, क्योंकि ये माना जा रहा है कि रक्षा मंत्रालय के तहत जितनी भी खरीद होती है या भुगतान की जो प्रक्रिया है, अब वो ऑटोमेटेड होने जा रही है। कैसे इसके ज़रिए जो ट्रांसपेरेंसी की हम बात करें, एफिशिएंसी की बात की जाए, या जो एआई है, कैसे इसको और मजबूती देगी और इसका इम्पैक्ट हमें क्या नज़र आएगा भविष्य में? देखिए, हमारा विभाग मैंने पहले ही बताया 278 वर्ष का हमारा इतिहास है, लेकिन कंप्यूटराइजेशन के फील्ड में भी हम एक सबसे ओल्ड डिपार्टमेंट के रूप में माने जाते हैं। किसी ज़माने में हॉलरेथ मशीन के साथ हमारा कंप्यूटराइजेशन स्टार्ट हुआ था। इस वक्त हमारा डिपार्टमेंट हाईली कंप्यूटराइज है, बहुत ऑटोमेटेड डिपार्टमेंट है, लेकिन वो जो ऑटोमेशन प्रोग्राम्स हैं वो अलग अलग साइलोज में काम कर रहे हैं। तो अब हमने निश्चय लिया है कि उन सबको एक जगह इंटीग्रेट करके डेटा को एक जगह ला के हाई लेवल एनालिटिक्स करना आरंभ करें। तो उसमें हम 3-4 कार्यक्रम आरंभ कर रहे हैं। एक हमारा स्पर्श कार्यक्रम है जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल कार्यक्रम रहा है। स्पर्श के माध्यम से इस देश में, देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लगभग 64 लाख पेंशनर्स इस देश में हैं। उनमें से 32 लाख पेंशनर्स वो हैं जो डिफेंस रिलेटेड है। उनकी पेंशन का कंप्लीट प्रोसेसिंग और भुगतान एंड अकाउंटिंग हम करते हैं। तो स्पर्श एक ऐसा ऑटोमेटेड सिस्टम बना है जिसके माध्यम से हम 32 लाख पेंशनर्स को उनकी पेंशन का भुगतान उनके अकाउंट में हर महीने के आखिरी तारीख में डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर देते हैं। न केवल ये करते हैं, बल्कि उनकी परेशानियों को समझने के लिए हम पूरे देश में समय समय पर स्पर्श आउटरीच प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें हम एक ऐसा विभाग हैं जो स्पर्श को लेकर अपने पेंशनर्स के द्वार पर जाता है और उनकी परेशानियों को सुनता है। लगभग 206 इस प्रकार के कार्यक्रम हम कर चुके हैं। कोई भी पेंशनर की कोई भी समस्या यदि है तो वहां पर आकर वो बता सकता है, उसका हम समाधान करते हैं। संपूर्ण एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जिसे माननीय रक्षा मंत्री जी ने स्वीकृति दी है। ये टोटल एंड टू एंड ऑटोमेशन है। अब ये प्रोक्योरमेंट प्रोसेस का ऑटोमेशन नहीं है। प्रोक्योरमेंट प्रोसेस एंड पेमेंट तो उसका एक हिस्सा है, लेकिन ये एक सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे प्रोसेस में अब ये टोटल ट्रांसपेरेंसी ले आएगा, टोटल ऑटोमेशन ले आएगा, एफिशिएंसी बहुत ले आएगा, बहुत स्पीड के साथ होगा। और जो वेंडर्स का इन्वॉल्वमेंट हम इसमें कर रहे हैं, हम पूरे प्रोसेस में जहां से वेंडर इन्वॉल्व होते हैं, इंडस्ट्री इन्वॉल्व होती है, उसको पूरा का पूरी इन्फॉर्मेशन उसके सामने खोल कर रख देंगे, जिससे वेंडर को ये ना लगे कि कोई भी इन्फॉर्मेशन से छिपाई जा रही है। जब हम बात करते हैं कि कैसे कंट्रोलर्स कॉन्फ्रेंस जो 2025 रही है वो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण रही, लेकिन अभी तक हम ये यही समझते थे कि जितना भी फाइनेंशियल वर्क है वहाँ तक सिर्फ सीमित रहता था, लेकिन अब एक हम कह सकते हैं बड़ा विज़न हमारे सामने है। कैसे जो देश की अर्थव्यवस्था है उसको ये मजबूती प्रदान करेगा। जब हम विकसित भारत की बात करें, जैसे आपने उदाहरण भी दिया कि देश के रक्षा बजट की ही अगर हम बात कर लें, कैसे उसमें लगातार इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है, तो इस दिशा में अगर देखा जाए एक बड़ा बदलाव जो है वो अब हम देख सकते हैं। देखिए, डिसीजन मेकिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है हम किस प्रकार की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। अब आप समझिए, जब हम इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन जनरेट करते हैं कि पूरे डिफेंस एक्सपेंडिचर का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे क्या फ़र्क पड़ता है, इंडस्ट्री को कैसे मदद मिलती है, स्टार्टअप्स को किस तरह हम मदद करते हैं, हम किस तरह से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के साथ साथ जो अलग अलग स्टेट्स की इकोनॉमी है उसको कंट्रीब्यूशन देते हैं। अगेन छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जब हमने पहली मार्केट इंटेलिजेंस रिपोर्ट निकाली और दूसरी रिपोर्ट निकाली तो एक बहुत अचंभित करने वाली बात सामने आई, हमको भी नहीं पता था। हमने देखा कि स्टेट वाइज जो देश के अलग अलग राज्य हैं उनमें, और हमने सिर्फ जेम का डेटा, बहुत लिमिटेड डेटा लिया, जेम का डेटा लिया, उन राज्यों में कितने कितने वेंडर रजिस्टर्ड हैं और उन वेंडर्स के रजिस्ट्रेशन से उन स्टेट्स की जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन हो रहा है। हम बड़े सरप्राइज हुए जब हमने देखा कि चौथे नंबर पर सबसे ज़्यादा जो जेम के वेंडर्स रजिस्टर्ड हैं वो हैं जम्मू कश्मीर में। मैंने नहीं सोचा था कि वहाँ इतने ज़्यादा वेंडर रजिस्टर होंगे। फिर हमने जब दूसरी स्टडी की कि उनका जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन है, तो ये निकल कर आया कि चौथे नंबर पे लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन किसी भी स्टेट में यदि हो रहा है जेम के वेंडर द्वारा, वो जम्मू कश्मीर में ही हो रहा है। तो इससे ये निकल कर आता है कि जहां डिफेंस व्यय इतना ज़्यादा हो रहा है वो उस राज्य की इकोनॉमी में न केवल जीडीपी में कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, बट जब वेंडर रजिस्ट्रेशन होता है इसका अर्थ है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है, वहाँ के वेंडर्स को सपोर्ट मिल रही है, नए नए स्टार्टअप्स को आप फैसिलिटेट कर रहे हैं, तो एक पूरा एक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क तैयार हो रहा है। अब ये हो पहले भी रहा था, किंतु जब हम इसको इन्फॉर्मेशन के रूप में लेकर सामने आते हैं तो मुझे लगता है पॉलिसी मेकिंग में शायद ये मददगार साबित हो सकता है। एक जो खासतौर से अगर देखा जाए जिसकी तरफ सबका ध्यान एकदम से हमने देखा था वो है हमारा एक्सपोर्ट। खासतौर से जितने भी हमारे रक्षा उत्पाद हैं उनके एक्सपोर्ट की जब हम बात कर रहे हैं, कई देशों में लगातार हमारा जो निर्यात है वो बढ़ा है, उसको किस तरीके से आप देखते हैं? आत्मनिर्भर भारत की बात की जाए, मेक इन इंडिया की बात की जाए, किस तरीके से इन सबका एक समावेश जो है वो हमें नज़र आता है और उसका सीधा असर जो है हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता हुआ नज़र आता है, आर्थिक विकास के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है।
देखिए, डिफेंस एक्सपोर्ट्स में स्पेक्टिकुलर वृद्धि हुई है। यदि आप पिछले वर्ष का देखें डाटा, 23,600 करोड़ का हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट रहा है, और जो हमारा टारगेट है 2029 का, वो है 50,000 करोड़ का। यदि आप लोकल आत्मनिर्भर भारत की आपने बात की, यदि आप डिफेंस प्रोडक्शन हमारे देश में देखें तो 1 लाख करोड़ से ऊपर का डिफेंस प्रोडक्शन ऑलरेडी हो चुका है, लगभग 1.23 लाख करोड़ का। और हम जो टारगेट कर रहे हैं वो ये समझ कर चल रहे हैं कि 3 लाख से के लगभग 3 लाख करोड़ के लगभग ये हमारा डिफेंस प्रोडक्शन पहुंचेगा 2029 तक। तो आत्मनिर्भर भारत ने तो डिफेंस इंडस्ट्री को बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट दिया है, और जब ये सपोर्ट मिलता है, मैंने पहले भी कहा, तो उसका इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन तो बहुत ज़्यादा होता ही है। जी बिल्कुल। और खासतौर जब हम देखते हैं कि किस तरीके से जो भारत का एक बदलता परिदृश्य हमें यहाँ नज़र आता है, कैसे उसके ज़रिए ना सिर्फ बजट निगरानी की बात की जाए, बल्कि लेखा परीक्षा कार्य जो कि स्तरीय प्रबंधन सूचना प्रणाली यानी IMS की जब हम बात करते हैं, उसको किस तरीके से उपयोग किया जा रहा है, और ख़ासतौर से वास्तविक समय की जानकारी यानी जो रियल डेटा की जब हम बात करते हैं, या इसके अलावा कई और जोखिम हैं, कई चेतावनियाँ हैं, कैसे उन सबको ध्यान में रखा जाता है? अब ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जब आप इंटरनल ऑडिट की बात करते हैं वो थोड़ा रिस्ट्रिक्टिव हो जाता है कि एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि हम बहुत प्रोग्रेसिव हैं, हम फैसिलिटेट करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा हमारा कार्य है इंटरनल ऑडिट। नाउ जब भी हम पैसा खर्च करते हैं, जनता का पैसा है, देश का पैसा है, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी रहना बहुत आवश्यक है। उस अकाउंटेबिलिटी के लिए हमारा बहुत ही एक सुदृढ़ इंटरनल ऑडिट सिस्टम है, जो 2 बातें इंश्योर करता है। एक, कि जो भी भारत की सरकार की पॉलिसीज़ हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, प्रोसेसेस हैं, वो कम्प्लीटली फॉलो हो रहे हैं, क्योंकि हमारा प्रोक्योरमेंट बहुत हैवी है, हमारा नॉर्मल प्रोक्योरमेंट नहीं होता है। जब इतना बड़ा आप खर्चा करते हैं तो संभावना रहती है कि कुछ हम कभी प्रोसेस से डिविएट हो सकते हैं। वो डिविएशन ना हो, उसके लिए हम इंटरनल ऑडिट करते हैं, और ये समय समय पर सुझाव देते हैं कि किस तरह से सिस्टम्स में इंप्रूवमेंट लाए जाएं, जो सिस्टम्स और अधिक सुदृढ़ हों, एंड प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर्स को फॉलो किया जा सके। ये एक है स्ट्रिक्ट डेफिनेशन। लेकिन अब जो हम नया एक इंटरनल ऑडिट में रोल ऐड करने जा रहे हैं, वो है परफॉर्मेंस कम एफिशिएंसी ऑडिट। नाउ ये एक बहुत प्रोग्रेसिव स्टेप है। परफॉर्मेंस कम एफिशिएंसी ऑडिट में आप ये भी बताएंगे कि हमने जो खर्चा किया है उससे कितनी एफिशिएंसी इंप्रूव हुई है, किस तरह की परफॉर्मेंस आ रही है, पूरा ट्रांसपेरेंसी कंप्लीट एक कंप्लीट पैकेज इंटरनल ऑडिट का ये डेवलप होगा, एंड टू एंड पैकेज। तो ये भी एक नई पहल होगी। बिल्कुल। और इसके साथ साथ जब हम नेट एफएम की बात कर रहे हैं या सेंट्रेट की बात कर रहे हैं, इसके ज़रिए भी आपको लगता है कि खासतौर से एक इकोसिस्टम जो तैयार हुआ है वो काफ़ी मददगार साबित हो रहा है? देखिए, ट्रेनिंग डेवलपमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग इस पूरे कार्यक्रम का एक बहुत अहम हिस्सा है। हमारे इसको हम मान सकते हैं कोर है, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया, आप इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर, प्रोसेस, प्रोसीजर सब चेंज करने जा रहे हैं, लेकिन मानसिकता बदलनी आवश्यक है, यानी कि कल्चर बदलेंगे। कल्चर बदलने के लिए उसके ऊपर आएगा कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग। तो हमारा जो प्रीमियम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, नेशनल एकेडमी फॉर डिफेंस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो पूना में है, IDS ऑफिसर्स की वहाँ ट्रेनिंग होती है, एक वो। हमारे रीजनल ट्रेनिंग सेंटर्स हैं पूरे देश में फैले हुए हैं, जो हमारे बाकी अधिकारियों और कर्मचारियों को ट्रेन करते हैं, वो उन सबका रीओरिएंटेशन हो रहा है, उनके कोर्स करिकुलम बदले जा रहे हैं, उनमें नए नए कोर्सेज हम ऑलरेडी आरंभ कर चुके हैं, ट्रेनिंग हम स्टार्ट कर चुके हैं। इसके अलावा दिल्ली में हमारा एक है सेंट्राट, सेंटर फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, उसको नए स्वरूप में ला रहे हैं। अब ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ना रहकर नाम सेंट्राट ही रहेगा, बट अब वो हो जाएगा ट्रेनिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो हम 4-5 रिसर्च उनमें सेंटर बनाने जा रहे हैं, प्रोक्योरमेंट रिलेटेड रिसर्च, फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिलेटेड रिसर्च, ऑडिट से रिलेटेड, तो डिफेंस इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, ये जो रिसर्च होंगी, इनके जो आउटकम्स आएंगे, उन आउटकम्स को हम अप्लाइड यानी कि डायरेक्ट अपने डिपार्टमेंट की फंक्शनिंग में अप्लाई करेंगे। जी बिल्कुल। लेकिन ऐसे में बैंक जो हमारा डिफेंस डिपार्टमेंट अकाउंट्स जो है वो कहीं ना कहीं एक मजबूत जिम्मेदारी लेकर चल रहा है, और इसका असर भी हमने देखा है कितना व्यापक रहा है, और अभी भी हम कह सकते हैं कि बहुत अधिक संभावनाएं हैं उस दिशा में। लगातार जो विभाग है, डिपार्टमेंट है, वो आगे बढ़ रहा है। किस तरीके से आने वाले सालों की अगर बात की जाए, क्योंकि हमने पिछले 1 दशक में देखा है कितना बड़ा बदलाव हमने देखा है, नए भारत को हमने देखा है, अब जो समय आएगा उसमें किस तरह का जो भारत है उसका जो रक्षा क्षेत्र है वो नज़र आएगा। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर में सबने उसकी बानगी देखी है, लेकिन जो आने वाला समय है उसमें और किस तरह की एक नई तस्वीर उभरती हुई नजर आएगी? देखिए, भारत सरकार में ऑलरेडी पिछले गत कुछ वर्षों में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आए हैं, बहुत ज़्यादा फोकस है प्रोफेशनलिज्म की तरफ। मुझे ये गर्व होता है बताने में कि हमारा विभाग प्रोफेशनलिज्म के मामले में, मैनेजमेंट के मामले में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। आगे की जो छवि मैं अपने विभाग की देख रहा हूँ, डिफेंस फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स, संपूर्ण, स्पर्श, और हमारे जो 2 और एक ऑटोमेशन प्रोग्राम आ रहे हैं जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव पे सिस्टम है, और एक हम सेंट्रल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ला रहे हैं। चारों को मिला के एक ऐसी हमारा रूप निकल कर आएगा कि हम एक हाईली प्रोफेशनल, कटिंग एज, टेक्नोलॉजी ड्रिवन, AI ड्रिवन डिपार्टमेंट के रूप में आएंगे। मेरा मानना यह है कि हम अपने विभाग को
अगले कुछ वर्षों में उस स्तर पर ले आएंगे कि पॉलिसी मेकिंग में एक बड़ा मेजर कंट्रीब्यूशन हमारी रिपोर्ट्स का होना चाहिए जी। उस दिशा में हम लोग कार्य कर रहे हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर मयंक शर्मा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय हमें देने के लिए और बताने के लिए कि किस तरीके से जो विभाग है हमारा वो लगातार काम कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो जाना आपने किस तरीके से हमारा जो देश है आत्मनिर्भर भारत अब धीरे धीरे अग्रसर हो रहा है विकसित भारत की तरफ, और उसमें महत्वपूर्ण जब कड़ी की जब हम बात कर रहे हैं, महत्वपूर्ण स्तंभ को हम बात करते हैं, वो है हमारा रक्षा मंत्रालय। और उसी का जो रक्षा लेखा विभाग है वो भी हम देख सकते हैं किस तरीके से ना सिर्फ ये प्रयास कर रहा है कैसे और मजबूती हम दे सकते हैं, बल्कि जो खासतौर से हम कहते हैं कि हमारा जो रक्षा मंत्रालय की एक वित्तीय रीढ़ है, ये जो डिपार्टमेंट है, और कैसे और मजबूत होगा इसकी बानगी हमें आने वाले समय में नजर आएगी। तो फिलहाल के लिए इस पेशकश में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।